हेलो बच्चों। अभी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से पहले हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो हमें पढ़ना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिवर्सिबल मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी स्टेज 1 से किसी स्टेज 2 तक जा रहे हो, मान लो आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर की एक एक्सिस है, तो अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हो 1 से 2 तक, अगर उसी रास्ते पे वापस भी आप आ सको तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और अगर ऐसा ना आप कर पा रहे हो तो इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा इसकी ये आती है। हम फिजिक्स में, थर्मल फिजिक्स में इसको थोड़ा सा अलग तरह से, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाके देखें तो हम कहते हैं कि ये जो पीवी कर्व है इसको इंडिकेटर डायग्राम कहा जाता है। आखिर इस इंडिकेटर डायग्राम पर जब भी आप कोई प्लॉट करना चाहोगे तो आपको पॉइंट चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे इसी एक पॉइंट है, इस पॉइंट की कोई वैल्यू होगी ना, P की वैल्यू होगी, V की वैल्यू होगी, फिर इसके बीच में एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इसके लिए भी आपके पास कुछ P2 V2 होंगे। ऐसे ही यहाँ पर कोई पॉइंट है तो मान लो P10 V10 होंगे। ऐसे यहाँ कोई पॉइंट है तो P29 V29, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे, हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो जब तक हम ये पॉइंट यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक हम उनको जोड़ती हुई लाइन भी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अब सवाल ये है, पॉइंट हम कब ड्रॉ करेंगे? जब हमें P और V की वैल्यू मालूम होगी। अब एक और चीज़ सुनो, हम लोग ने पहले बात की है कि जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी वैल्यू हम कब कैलकुलेट करते हैं? इनकी वैल्यू हम तब कैलकुलेट करते हैं जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का साधारण मतलब ये है कि जब इन वेरिएबल्स में बदलाव होने बंद हो जाते हैं, ना प्रेशर चेंज हो रहा होता है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, तो जब ये क्वांटिटी रुक जाती है, स्थिर हो जाती है अपनी वैल्यूज़ में, मतलब एक मीन वैल्यू पे आकर रुक जाती हैं, तब हम इनको नोट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है जैसे थर्मामीटर को आप मुंह में रखते हो तो तब तक आप उसकी रीडिंग को नहीं नोट करते हो जब तक कि उसमें रीडिंग बढ़ना रुक ना जाए। जब वो रीडिंग बढ़ना रुक जाती है तो उसका अलार्म बजने लगता है और आप उसको देख लेते हो, या सामान्य रूप से 2 से 3 मिनट तक का इंतजार करते हो कि वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो हम ये वेरिएबल्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे PV की वैल्यू जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब आएगा तभी पॉइंट ड्रॉ होंगे, तभी लाइनें ड्रॉ होंगी, तभी पाथ ड्रॉ होगा। तो हम ये कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इक्विलिब्रियम के बहुत नज़दीक होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? इक्विलिब्रियम के बहुत नज़दीक होने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी समय उसमें प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई इक्विलिब्रियम के बिल्कुल नज़दीक है तो लगभग इक्विलिब्रियम में है। आप जरा सा उसमें मान लो पिस्टन को दबाया, आपने PV नोट कर लिया, आपने फिर पिस्टन दबाया, फिर PV नोट कर लिया, तो आप उसको कैलकुलेट करते रह सकते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है बहुत धीमे धीमे करना पड़ेगा प्रोसेस, बहुत ही कांस्टेंट तरीके से करना पड़ेगा प्रोसेस। अब कई बार ऐसा होगा इतना स्लो हो जाएगा कि शायद वो हो ही ना पाए, तो हम कहेंगे कि आप बहुत ही आइडियल किस्म की बात कर रहे हो। ऐसा कैसे प्रोसेस होता होगा जो इतना स्लो हो कि हमेशा इक्विलिब्रियम के नज़दीक रहे? और तो ये सही बात भी है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं दे आर नॉट द वेरी कॉमन प्रोसेस, दे आर नॉट इवन सो रियल प्रोसेस, दे आर आइडियल प्रोसेसेस, बट स्टिल हमें उनको स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन प्रोसेस के लिए ही हम इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम से दूर होंगे तो हम इनके लिए ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इस तरह का कर्व। लिखें इस चीज़ को, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन दैट इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन दैट इज ऑलवेज very close to equilibrium condition, that is very close to the equilibrium condition, full stop. A true reversible process
a true reversible process would take infinite steps. A true reversible process would take infinite steps to complete it. Infinite steps to complete it, comma, this will consume infinite time. भाई अगर इनफाइनाइट चरणों में कोई प्रक्रिया होगी और हर चरण में अगर आप 1 सेकंड का समय माने तो उसमें इनफाइनाइट सेकंड आपको लगने वाले हैं. Infinite steps, this will consume infinite time. Full stop. Hence such processes can never be really done. Hence such processes can never be really done. वास्तव में तो ये कभी होते ही नहीं हैं क्योंकि इनकी शर्तें ऐसी हैं. फुल स्टॉप. अब आते हैं क्यों हम इस तरह के प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं, क्यों इस तरह के प्रोसेस को हम जब होते नहीं हैं या इनको होता हुआ देखना बड़ा मुश्किल है तो इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं. तो उसके लिए हम ये लिखेंगे कि हम इस तरह के प्रोसेस जब हम मान लेते हैं, भले ही रियलिस्टिक ना हो लेकिन एक संभावना तो दिखा रहे हैं, एक कंडीशन तो दिखा रहे हैं. अगर हम इन कंडीशनों के तहत किसी प्रोसेस में होने वाला वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो वर्क सबसे मैक्सिमम होगा, जो कि आइडियल है. इसमें फ्रिक्शन नहीं मानते हो आप, तमाम तरह के लॉसेस नहीं मानते हो. तो इन तरह के अजम्पशंस के तहत जो प्रोसेस आपके पास कंप्लीट होके आएंगे वो आइडियल प्रोसेस होंगे, सबसे रियलिटी से दूर होंगे, बट वो आइडियल होंगे. और हम ये कह सकते हैं कि चूंकि बाकी के प्रोसेस इससे लोअर लेवल के हैं, उसमें लॉस हो रहे हैं, तो जितना वर्क हम रिवर्सिबल प्रोसेस में देखते हैं उतना हम कहीं नहीं देखेंगे. तो किसी प्रोसेस में जो मैक्सिमम वर्क हम देख सकते हैं, वर्क एक्सट्रैक्ट या वर्क डन या वर्क परफॉर्म, वो किसके लिए देख सकते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. अब ये चीज़ कहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी? ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए जब हम हीट इंजन देखेंगे, कार्नोट थ्योरम देखेंगे. तो कार्नोट थ्योरम जो थी, कार्नो हीट इंजन था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो थी, वो इसी रिवर्सिबिलिटी के ही इर्द गिर्द बनाई जाती है. तो इस तरह से हमें थ्योरेटिकली समझने के लिए, हमारी थ्योरेटिकल समझ विकसित करने के लिए हमें रिवर्सिबल प्रोसेस समझना ज़रूरी है. ठीक है, रियलिटी में वो नहीं होते या ना के बराबर होते. तो यहाँ पे लिखो, द रीजन वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट, द रीजन वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द रिवर्सिबल प्रोसेसेस इज दैट it enable us to calculate, is that it enable us, हमें सक्षम बनाते हैं, it enable us to calculate the maximum amount of work, it enable us to calculate the maximum amount of work that could possibly, it enable us to calculate the maximum amount of work that could possibly be extracted, that could possibly be extracted मतलब प्राप्त किया जा सकता है, that could possibly be extracted from a process. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से, it enable us to calculate से लेकर के extracted from a process. अब इस तरह की स्टडी हमारे लिए कब महत्वपूर्ण होती है? जब हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जैसी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं. तो यहाँ पे लिखें, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज वेरी यूजफुल, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज वेरी यूजफुल फॉर द, दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज वेरी यूजफुल फॉर द calculation of efficiency of heat engines, for the calculation of efficiency of the heat engines. हीट इंजन वगैरह की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में
इनसे हमें बड़ी सहायता मिलती है। अब बात आती है कि अगर ये रियल नहीं होते, रियलिटी करीब नहीं होते, तो फिर वास्तव जीवन में हम क्या देखते हैं? तो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस जो कि रिवर्सिबिलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे लिखें अगले पैराग्राफ से, द रियल प्रोसेसेस दैट वी ऑब्जर्व्ड, द रियल प्रोसेसेस दैट वी ऑब्जर्व्ड इन day-to-day life, the real processes that we observed in day-to-day life are irreversible in nature, are irreversible in nature, irreversible प्रकृति के होते हैं। Such processes cannot be draw, फिर से बोल दे रहे हैं, the real processes that we observe in day-to-day life are irreversible in nature. Such processes cannot be represented या cannot be draw on the PV diagram. PV जैसे ये PV diagram है, on the PV diagram. PV डायग्राम को हम एक और नाम देते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इनको हम इंडिकेटर डायग्राम या PV डायग्राम पे ड्रॉ नहीं कर सकते। सवाल होता है क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि ये प्रोसेस जब हो रहे होते हैं तो इसके जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वैल्यू। प्रोसेस हो रहा है, वो चेंज हो रहे हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि भैया इनकी वैल्यू स्थिर हो जाए तो हम लोग कैलकुलेट करें। हम प्रोसेस करते चले जा रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम ऐसा ही काम करते हैं। तो जब हम प्रोसेस करते चले जा रहे हैं तो उस दौरान ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो है सेटल डाउन नहीं हो पाते कि कोई ऐसी वैल्यू पे आ जाए जिनको हम नोट कर लें फिर आगे हम बढ़ें। हम ऐसे तो नहीं करते ना, हम चलते चले जाते हैं, हवा को पछाड़ते हुए उनके बीच से निकलते हुए चले जाते हैं। हम इंतजार नहीं करते कि हम थोड़ा सा हिले, सोचे यहाँ हवा जो हिल गई होगी थोड़ा रुक जाए, जब शांत हो जाए तो फिर हम थोड़ा सा हिले। इस तरह से ये भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा, हमारा काम हो चुका। तो हम रियल लाइफ में जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो एक टाइम बाउंड वाले होते हैं, जो एक समय में ख़त्म होने वाले होते हैं, और इसलिए हम उसमें इक्विलिब्रियम के स्टेब्लिश होने का इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का इंतजार करोगे देन आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम के स्टैब्लिशमेंट होने का टाइम का आप इंतजार नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप कभी इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू पाओगे नहीं। अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू नहीं पाओगे तो डेफिनेटली आप फिर उसको कहीं ड्रॉ कहीं मार्क भी नहीं कर पाओगे। तो ये लिखो कि अ रिवर्सिबल कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन द PV डायग्राम, फुल स्टॉप। अ रिवर्सिबल प्रोसेस डू नॉट मेंटेन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द अकरेंस। An irreversible process do not maintain the equilibrium during its occurrence मतलब जब हो रहा होता है, during its occurrence, full stop. Various factors are responsible for this non-attainment of equilibrium. Various factors are responsible for this non-occurrence of the equilibrium like the presence of friction, viscous force, and other dissipating factors,
डिसिपेटिंग फैक्टर्स। तो इस तरह के जो प्रभाव होते हैं जिससे कि एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, मतलब लॉस जिसमें होता रहता है। तो ऐसे कारणों की वजह से हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाते, और सामान्य जीवन में हम ऐसा ही देखते हैं। ओके, अगली हेडिंग लिखें। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। हेडिंग लिखोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक है इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट वर्क के बाद, वो है CPCV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बातें हैं। हम उनको एक और फंडामेंटल प्रोसेस से लेकर के आएंगे ताकि आपकी थोड़ी इंसाइट और सब्जेक्ट के अंदर बढ़ जाए। तो हेडिंग लिखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का कंसेप्ट। अच्छा, एंथैल्पी कॉन्सेप्ट ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे कह सकते हो, हीट चेंज। इस एंथैल्पी कब आती है? जब आप कहते हो हीट चेंज एट कांस्टेंट, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या मतलब है हम लोग समझेंगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम अपनी एंथैल्पी क्या होती है इसको भी आगे समझेंगे। एंथैल्पी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, और थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने थर्मल बिहेवियर जब भी हमें समझना होता है किसी भी सिस्टम का, तो हमें एंथैल्पी वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज करना पड़ता है। एंथैल्पी तो कुछ ये टोटल एनर्जी जैसा कुछ होता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से। लिखिए, कंसीडर एनी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, consider any thermodynamical system where thermodynamical system for which consider any thermodynamical system for which the first law of thermodynamics may written as du बराबर dq dw। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरह से पढ़ा है। यहाँ पर हीट ट्रांसफर सिस्टम को है, W वर्क डन है। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा वैसे भी, जैसे अगर हम कोई कर्व बनाते हैं इस तरह से, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाया, तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये इस कर्व के यानी इस प्रोसेस के दौरान होने वाले वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रोसेस के दौरान होने वाले वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे एक्सपैंड कर रहा है। जैसे आपने एक पिस्टन लिया, सोचो थोड़ी देर के लिए, एक पिस्टन ऐसे लो, एक पिस्टन है, ये पिस्टन है हमारा, ये सिलेंडर, यहाँ गैस है, हमने इसको एनर्जी दी, गैस एक्सपेंड करना शुरू करेगी। गैस एक्सपेंड करना शुरू करेगी तो क्या करेगी? पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी। तो पहले वॉल्यूम V1 था, फिर वॉल्यूम V2 हो जाएगा। प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आया, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो V2 से V1 का जो डिफरेंस हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो वर्क डन मिल जाएगा जो कि इस पूरी प्रक्रिया में इस गैस के द्वारा किया गया है। तो हम इस तरह का एक सिंपल प्रोसेस मान रहे हैं। हम चूँकि सिंपल चीज़ों को सोच करके हम थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की, तो हम ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप कहोगे कि आप एक खास तरह के वर्क को स्टडी कर रहे हो, एक खास तरह का वर्क जो कि वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से किसी से कहीं पर होता है। तो ये इतना लिखने के बाद लिखें, इफ़ वी कंसीडर a kind of work where only volume gets changed, if we consider a kind of work where only volume gets changed, then dW बराबर PdV लिखा जा सकता है। इस कट को तो आप समझ रहे होगे ना, ये कट लगा रहे हैं थोड़ा मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए कि एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट फंक्शन को दिखाने के लिए, बाकी मैथमेटिकल पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो D क्रॉस W या DW इज
पी डी वी। सो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1। तो जो हम ये वर्क कर रहे थे, तो हमने अभी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि इस वर्क के दौरान हम किसी वॉल्यूम V2 तक पहुँचे किसी वॉल्यूम V1 से। तो अगर आप वॉल्यूम में इस तरह के बदलाव कर रहे हैं तो आप खुद उम्मीद लगा सकते हो कि इस दौरान इंटरनल एनर्जी का भी बदलाव हुआ होगा। आपने कुछ हीट दिया है ना, हीट दिया तभी तो गैस फैली होगी और वॉल्यूम 1 से धक्का देकर पिस्टन को ऊपर उठाया, एक बड़े वॉल्यूम V2 तक पहुँच गई। तो इस दौरान उसके अंदर जब हीट गई तो जो अंदर के मॉलिक्यूल थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, उनकी रोटेशनल एनर्जी बढ़ी होगी, उनकी टक्करें बढ़ गई होंगी, सब कुछ बहुत वायलेंट हो गया होगा, बड़ा ही उत्तेजित हो गया होगा अंदर माहौल। तो हम कह सकते हैं कि उस दौरान इंटरनल एनर्जी भी U1 से U2 तक गई और इस पूरी प्रक्रिया में जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ वो मान लो Q अमाउंट का हुआ। Q अमाउंट की हीट उसके अंदर गई तो उसने वॉल्यूम को V1 से V2 तक एक्सपेंड कर दिया, इंटरनल एनर्जी को U1 से U2 तक बढ़ा दिया, ये सारा हो गया। तो यहाँ पे लिखें इफ़ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम expanded from V1 to V2, internal energy increases from U1 to U2, the net transfer of heat Q, then by equation 1 हम इक्वेशन 1 के क्या लिख सकते हैं, हम du को इंटीग्रेट कर दें U1 से U2 तक, dq को इंटीग्रेट कर दें, लिमिट नहीं लिख सकते। यहाँ एक मैथमेटिकल, जो लोग मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स जान रहे हैं, वो जानते हैं कि Q क्या है। ये Q एक इनएग्जैक्ट फंक्शन है और इनएग्जैक्ट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैथमेटिकल इंसाइट है इसकी, तो हम इसकी लिमिट नहीं लिख सकते। इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2 तक ये एग्जैक्ट होता है, इसलिए इस पर कट नहीं लगा है, तो ऐसा हो गया। ओके, तो अच्छा, हाँ अच्छा, अब कुछ लोग गणित को जो जानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि सर यहाँ गड़बड़ी नहीं हो गई, इधर बाईं तरफ आपका कट लगा है, इनएग्जैक्ट फंक्शन है, राइट साइड में आपने dv लिखा है, तो अगर इधर इनएग्जैक्ट है तो इधर भी इनएग्जैक्ट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में याद करो, हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज कर लें तो हम एग्जैक्ट को तो इनएग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इधर कैसी क्वांटिटी है, इधर इनएग्जैक्ट क्वांटिटी है, इधर dv एग्जैक्ट क्वांटिटी है। हमने p की मदद से क्या किया, हमने p की मदद से इंटीग्रेटिंग, अब p यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह से है तो इसको लगा दिया है, इसीलिए इसको हम एग्जैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम उसे किसी इनएग्जैक्ट क्वांटिटी के इक्वेट कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में जब सीखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पर ये ऐसे हाइपोथेटिकल तरीके से कराया जाता है, यहाँ पर उसको आप होता हुआ देख रहे हो। ऐसी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे जहाँ हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो जब वहाँ एंट्रोपी का टर्म लिखेंगे तो हम कहेंगे एंट्रोपी एग्जैक्ट है, हीट इनएग्जैक्ट है, तो वहाँ 1/T यानी 1 टेम्परेचर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह से आएगा और वो उस एक तरफ की एग्जैक्ट क्वांटिटी को दूसरी तरफ की इनएग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ जोड़ेगा। इज इक्वल टू dq माइनस पी dv, इसको आपने इंटीग्रेट किया U1 से लेके U2 तक, du इसको इंटीग्रेट किया, dq इसको इंटीग्रेट किया V1 से लेके V2 तक, dv क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसकी हम लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते। ये इनएग्जैक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी लिमिट डिफाइन नहीं हो सकती। तो यहाँ से आ जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू मान लो Q माइनस P V2 माइनस V1। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक P लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा U2 माइनस U1 बराबर QP,
PV2 प्लस PV1, इसको एक तरफ ले आओ तो जाएगा U2 प्लस PV2, इसको उधर ले जाओ तो QP बराबर U1 प्लस PV1। और अब आप क्या कर सकते हो, पुट H बराबर U प्लस PV, तो आपके पास हो जाएगा H2 बराबर QP प्लस H1, तो QP बराबर H2 माइनस H1, तो QP बराबर डेल्टा H। ठीक है, ये एक चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र करते हैं, कब? जब उसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला ही वर्क डन हो रहा हो, केवल तब। तो अगर केवल वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला वर्क डन कंडीशन एग्जिस्ट करता है, उस समय आप किसी सिस्टम को जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हो कांस्टेंट प्रेशर पर, वो उसकी इंथैल्पी का चेंज करता है। तो इंथैल्पी को अगर आपको समझना है, कितनी इंथैल्पी चेंज हुई जानना है सिस्टम के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर पीवी कंडीशन वाली में ही आप सिर्फ हीट ट्रांसफ़र करो और देखो कितनी इंथैल्पी का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे लिखें इक्वेशन, this equation, above equation suggested that for a closed system, above equation suggested that for a closed system that can do only PV work, that can do only PV work। अब PV वर्क के अलावा और भी एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन नहीं, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, कोई और फर्दर तरह की वर्क नहीं हो रहा, कोई ऑसिलेटर से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं, जस्ट PV वर्क। तो equation 2 suggested that for a closed system that can do only PV work, the heat absorbed at constant pressure, the heat absorbed, QP is the heat absorbed, the heat absorbed at constant pressure, the heat absorbed at constant pressure is equals to the heat absorbed at constant pressure or at constant pressure equals to the change in enthalpy, at constant pressure equals to the change in enthalpy। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पर जान गए हैं। अच्छा, मान लो एक ऐसा कोई प्रोसेस है जहाँ पर वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो भी निकाल लें। तो अगली हेडिंग लिखो, नोट करके लिखो, इफ़ वी कंसीडर अ प्रोसेस that takes place, if we consider a process that takes place at constant volume, if we consider a process that takes place at constant volume, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है V2 V1 कुछ नहीं होगा, उनका चेंज 0 होगा। सो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q। अब इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं तो यहाँ P नहीं लिखेंगे, यहाँ V लिखेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा QV बराबर डेल्टा U, है ना। देखो ये QV, V इज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज। तो अगर हम कोई प्रोसेस ऐसा ले रहे हैं जिसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, तो उस समय उस सिस्टम को जितनी भी हीट जाएगी वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, सिस्टम जितना भी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सारी की सारी हीट को वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इन्वॉल्व कर देगा। इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। जूल एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ जूल ने प्रूफ की थी। तो यहाँ पे लिखोगे above result suggested that the heat given to a system या heat absorbed by a system at constant
at constant volume produces a change in its internal energy. Suggested that the heat given to a system या heat absorbed by a system at a constant volume produces a change in its internal energy only. ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम हम क्या कर सकते हैं, एक अंतर संबंध, एक इंटर रिलेशन निकालना चाहे QV और QP के बीच में, तो जल्दी से हम इनके बीच में एक इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक हेडिंग लिख सकते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन QP एंड QV। यहाँ लिखोगे सिंस H बराबर U प्लस PV और डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये हो गया। सिंस डेल्टा H बराबर क्या होता है QP, डेल्टा U बराबर क्या होता है QV, एंड बाई आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो डेल्टा PV बराबर डेल्टा nRT। सो वी गेट, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, इस फार्मूले को देखो तो इस फार्मूले से आप लिखोगे QP QV डेल्टा nRT। ये एक ज़रूरी सा रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में खास तौर से इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो आप QP और QV लिए हो, ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट है। ठीक है, ये है इसका मतलब। और यहीं से हम CP/CV भी निकालेंगे, यहीं से रास्ता बनता है CP/CV निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बच्चों, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और मेरे ख्याल से थोड़ा सी क्वालिटी बेहतर होती है कंपेयर टू द लाइव क्लासेस, क्योंकि मैंने 23 तारीख को क्लास ली, फिर 26 को ली, 27 को ली, तो उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा था। ठीक है, आप वो आपका एंगेजमेंट है और मैंने ही कहा है कि आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप अपनी सहूलियत से देखो, तो इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक टेक्निकलिटी है हमारे इस ऐप की, इसके पूरे स्ट्रक्चर की, कि अगर लाइव क्लास में कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा तो वो लाइव का क्लास मानी नहीं जाएगी। केवल हम पढ़ा करके उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और तो अब हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आप लोगों को कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करो, उसके बदले हमारी मेहनत वहीं पर है। हम क्या करेंगे, रोज़ अपनी क्लास रिकॉर्ड करेंगे और देन उसको हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि मुझे क्लास ज्वाइन करनी, आप लोगों को बस ये देखना है कि आप लोगों को शाम को एक क्लास मिल जाएगी। और हम कोशिश करेंगे अपने आप को ऐसा सिंक्रोनाइज करें कि हम रोज़ दर रोज़ वो क्लासेस आपको उसी टाइम पर आपके पोर्टल पर अपलोड कर दें जिस टाइम पर आप लाइव क्लास कर सकते हो। सो दैट कोई अगर उसमें फ्री है और वो हमारा लेक्चर देखना चाहता है तो वो ऑन करके लेक्चर को देख सकता है। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सही टाइम पे आपको मिलती रहे। हालांकि इसमें पीछे थोड़ी टेक्निकलिटी है कि फिर अब इसको हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उसको डेस्कटॉप पे रखेंगे, उसको थोड़ा सा कम प्रोसेस करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने में आधा 1 घंटा लगता है उस सिस्टम पे। ओके, सो इस तरह से ये क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो मेरे ख्याल से कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग रेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अरेंज अ सेशन फॉर दैट डाउट क्लियरिंग। चलिए, इतना हो गया है तो इतने पर रुकते हैं और कल फिर हम आपको CP/CV और स्पेसिफिक हीट के बारे में बताएंगे। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको कल हम समझाएंगे कैसे हम इसके साथ स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर, बाय बाय।